हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ भोलाराम का जीव पाठ के सारांश को यहाँ पर समझाया जा रहा है। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समाज की कुरीतियों एवं कुव्यवस्था पर करारी चोट की है। उनका व्यंग्य बहुत पैना और प्रभावशाली है, जो पाठकों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र भोलाराम भी उनका इसी प्रकार का पात्र है, जो सरकारी अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति का जीता जागता उदाहरण है। भोलाराम एक गरीब व साधारण व्यक्ति का नाम है। जीव का अर्थ उसकी आत्मा से है। मरने के बाद जीव और शरीर अलग हो जाते हैं। जीव को उसके कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में मिलता है। भोलाराम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है, ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग्य के द्वारा समाज के सामने रख सके। प्रस्तुत व्यंग्य लेख के अनुसार धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य लोगों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक बेचते आ रहे थे, पर सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे, परंतु कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। तभी वे धर्मराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। इतने में धर्मराज ने कहा, और यह दूत कहाँ है? जवाब में चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज, वह भी लापता है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि यमदूत अंदर प्रवेश करता है, जिसे देखते ही चित्रगुप्त बोल उठे, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? तभी जवाब में यमदूत हाथ जोड़ते हुए बोलता है, दया निधान, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। इन 5 दिनों में वह यमदूत सारा ब्रह्मांड ढूंढ लिया था। यमदूत अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तभी चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का कारोबार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। वही भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। इतने में धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? यमराज चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर नारद मुनि का आगमन होता है। वह यमराज से उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब यमराज धरती पर घटित भोलाराम से जुड़ी हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तब नारद धरती पर इस समस्या का हल खोजने निकल पड़ते हैं। वह भोलाराम की जानकारी लेकर निकल जाते हैं। नारद मुनि जैसे तैसे भोलाराम का घर खोज निकालते हैं। वहाँ उनकी भेंट भोलाराम की पत्नी से होती है। तब उसकी पत्नी से नारद जी को भोलाराम के पेंशन की समस्या के बारे में पता चलता है। उसके निवेदन को मानते हुए नारद मुनि सरकारी दफ्तर जाते हैं। वे एक बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने 5वें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब उनकी मुलाकात बहुत मुश्किल से बड़े साहब से हुई।
बड़े साहब उनका काम करने के लिए वज़न की फरमाइश करते हैं, लेकिन नारद जी के पास वीणा को छोड़कर कुछ भी न था। अंत में नारद मुनि अपने वीणा को दे देते हैं और जैसे ही बड़े साहब भोलाराम का फाइल खोलते हैं, अचानक ही आवाज़ आता है। तब पता चलता है कि भोलाराम की जान उसी फाइल में अटकी हुई थी और इस तरह से भोलाराम के जीव का पता चलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परसाई जी व्यंग्यात्मक ढंग से भोलाराम नामक पात्र के द्वारा सामाजिक व्यवस्था व सरकारी तंत्र के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। उनका यह पात्र बहुत भोले व निर्धन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो धन के अभाव में अपनी जिंदगी ढोए चले जाते हैं और अंत में कुव्यवस्था का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं और उनकी आत्मा इन्हीं चिंताओं में भटकती रहती है। तो यह था भोलाराम का जीव कहानी का सारांश।